नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं ये रिस्कोमीटर होता क्या है। लो रिस्क, लो टू मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेटली हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क। एक इन्वेस्टर ने मुझे पूछा हुआ था कि सर मेरे म्यूचुअल फंड्स पे जो है ये आपका रिस्कोमीटर वेरी हाई क्यों है, क्या मेरे फंड पे रिस्क है, क्या मेरा फंड डूब जाएगा। तो चीज़ें मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ ये किस लिए बनाया गया है और चीज़ें जो है कैसे जो है वर्कआउट करती है। पहले क्या था कि मान लो जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनको पता होता नहीं था कि चीज़ें कहाँ इन्वेस्ट करनी है, एक कोई पैरामीटर नहीं था। तो सेबी ने इसको मॉडिफाई किया है कि मान लो कोई इन्वेस्टर है जिसको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए पैसे पार्क करने हैं, चाहे वो मान लो रिटायर्ड पर्सन है, चाहे मान लो उसको शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टमेंट चाहिए जहाँ पे रिस्क बिल्कुल ना हो, तो वहाँ पे आप लो रिस्क वाला फंड चूज करें, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो आपको पता होगा जिस फंड का रिस्क यहाँ पे आपका जो रिस्कोमीटर है लो रहेगा वो आप दे सकते हो। अगर मान लो किसी का इन्वेस्टमेंट ओरिजिन 1 साल से कम का है, या फिर मान लो कोई रिटायर्ड पर्सन है वो अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढ रहा है म्यूचुअल फंड्स में, तो आप जो है लो रिस्क वाला जो है ऑप्शंस उसको दे सकते हो। लो टू मॉडरेट क्या होता है, अगर मान लो किसी का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन जो है 1 to 3 ईयर्स का है तो आप इस टाइप के जो कैटेगरी वाले फंड हैं वो आप दे सकते हो। मॉडरेट रिस्क मतलब क्या होता है, मॉडरेट रिस्क का मतलब क्या होता है, और किसी का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन जो है 3 to 5 ईयर्स का है तो आप वो दे सकते हो। मॉडरेटली हाई का मतलब क्या होता है, कोई ज्यादा रिस्क ले सकता है। रिस्क का मतलब इन द सेंस सिंपल टर्म में समझो वोलेटिलिटी, सिंपल टर्म में ये समझ लो आप कि मतलब जितना आप हाई रिस्क लोगे आपका जो फंड है उतना वॉलेटाइल होगा, मतलब उतना आपको डाउनफॉल देखना पड़ सकता है इन वर्स्ट केसेस। आगे मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा इसको चूज कैसे करते हैं और इसका मेजरमेंट का पैरामीटर कैसे है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 5 to 7 ईयर्स का है तो आप मॉडरेटली हाई वाले म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 7 to 10 ईयर्स का है तो आप जो है हाई वाले फंड्स में जा सकते हो। अगर आपका मोर देन 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है तो आप वेरी हाई वाले फंड्स में जा सकते हो। वेरी हाई का मतलब ये नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट हॉरिजन 10 ईयर्स से ऊपर वाला है लेकिन आपका रिस्क एपेटाइट जो है मार्केट डाउनफॉल नहीं देख सकता, तो आप जो है इस टाइप के फंड्स में एंट्री मत करना। वेरी हाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको जो वोलेटिलिटी है वो बहुत हाई रहने वाला है, मतलब आपका फंड्स जो है वो 70-80% नीचे भी आ सकता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए टाइम हॉरिजन यहाँ पे ज़्यादा लिखा गया है कि मतलब उस जो वोलेटिलिटी है आपका उसको टाइम से मिटिगेट किया जा सकता है। आगे मैं समझाऊंगा आपको कैसे मिटिगेट करते हैं। अगर मान लो आपका 10 ईयर्स का हॉरिजन है और फंड्स आपका 40% नीचे दिखा रहा है और आप पैनिक हो जाते हो, तो आप सिर्फ बोल रहे हो कि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, लेकिन आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत ही लो है। तो ये जो है रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स के लिए है कि जिसका टाइम हॉरिजन ऊपर है, ज्यादा है और वो डाउनसाइड देख सकते हैं, तो वो जो है चूज कर लें अपने हिसाब से कि आपको कौन से फंड्स में जाना है। जितना हाई रिस्क लोगे उतना हाई रिटर्न मिलेगा। आपको हाई रिटर्न लेना है और लो रिस्क लेना है पॉसिबल नहीं है। रिस्क फॉलो रिवॉर्ड और रिवॉर्ड फॉलो रिस्क, ये आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। सिंपल टर्म में समझ लो, अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो हाई रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब हाई डाउनफॉल देखना पड़ेगा। अगर आपको बहुत ही कम रिस्क चाहिए अपने पोर्टफोलियो पे तो आपको रिटर्न जो है वो नॉमिनल ही मिलेगा, जो आपका रेपो रेट है उसके आसपास, लेकिन आपकी पैसे की सेफ्टी जो है यहाँ पे आपको मिलेगी आपको। लेकिन यहाँ पे आपके पैसे की सेफ्टी पे जो है रिस्क है। रिस्क मतलब म्यूचुअल फंड्स में समझ लो वोलेटिलिटी मतलब जो है डाउनफॉल। सिंपल टर्म बताऊंगा, आगे चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। तो ये समझ गए, लो, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेट हाई, हाई और वेरी हाई का मतलब क्या होता है। अब आते हैं इसके पैरामीटर पे, इसको कैसे मेजर किया जाता है। ये देखो सेबी का जो है गाइडलाइंस है कि आपको किस एसेट को जो है कैसे आपको मेजरमेंट करना है रिस्क के अनुसार। अगर 1 है तो उसका रिस्क बहुत कम है, अगर 10 है तो उस पर रिस्क बहुत हाई है। ये चीज आप सिंपल टर्म में समझ लो। G6 का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको उस टाइप के जो एसेट क्लास हैं उसका रिस्क वैल्यू 1 है, मतलब जो बहुत ही शॉर्ट टर्म वाले फंड्स हैं या फिर मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, वहां पे आपका रिस्क जो है वो नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब ना के बराबर है। AA+ वाले जो फंड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फंड्स हैं, उसका रिस्क वैल्यू जो है 2 है। AA वाले जो फंड्स हैं उसका रिस्क वैल्यू 3 है। AA- वाले जो फंड्स हैं उसका रिस्क वैल्यू 4 है। A+ और उससे नीचे वाले जितने फंड्स हैं ये सारे हाई रिस्क में आते हैं, आगे बताने वाला हूं। तो अगर आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अगर आप खरीदते हो जिसका रेटिंग A+ है या उससे नीचे है तो आप हाई रिस्क ले रहे हो, मतलब वहां पे जो है कुछ भी हो सकता है, आपको डिफॉल्ट रिस्क और चीजें जो है देखनी पड़ेंगी वहां पे। ये चीज समझ गए। नेक्स्ट वाले में आते हैं, ये है मैक्युलेट ड्यूरेशन ऑफ द पोर्टफोलियो ईयर्स। यहाँ पे जो आपका है अगर वो 0.5 है, सिंपल टर्म में समझो मैक्युलेट ड्यूरेशन क्या होता है।
अगर मैक्युलेट ड्यूरेशन किसी फंड का कम है तो उस पर इंटरेस्ट रेट चेंज होने का जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही कम होगा। अगर किसी का मैक्युलेट ड्यूरेशन हाई है तो उस पर जो है इंटरेस्ट रेट चेंज होने का जो है इम्पैक्ट बहुत हाई होगा, मतलब उसके प्राइस में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ही हाई रहने वाला है। तो जिसका मैक्युलेट ड्यूरेशन 0.5 है या उससे नीचे है वो मतलब इंटरेस्ट रेट मान लो चेंज होगा तो उतना इंपैक्ट वो नहीं करेगा। मेनली ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स में जो है मैक्युलेट ड्यूरेशन कम होता है। आप जैसे जैसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड खरीदते रहोगे मैक्युलेट ड्यूरेशन जो है आपका बढ़ता रहेगा और इंटरेस्ट रेट इंपैक्ट जो है वहां आपका बढ़ता रहेगा। सिंपल टर्म में समझो, बॉन्ड्स का और इंटरेस्ट रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो बॉन्ड का वैल्यू गिरेगा, अगर इंटरेस्ट रेट का वैल्यू गिर रहा है तो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा। सिंपल टर्म में ये समझ लो। तो जिसका मैक्युलेट ड्यूरेशन आपका 0.5 से लेस है वो बहुत ही लीस्ट इंपैक्ट होगा इंटरेस्ट रेट चेंज होने से, उसके हिसाब से ये आपको दिख रहा होगा। 5 से ऊपर 5 और 5 से ऊपर वाले जितने भी हैं आपका वो हाई रिस्क वाले हैं। हाई रिस्क का मतलब यहाँ पे आपका एसेट क्लास जो है डिफॉल्ट भी हो सकता है, डूब भी सकता है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, सिंगल वो एक एसेट क्लास में पैसे नहीं डालते। अगर मान लो वो बॉन्ड भी खरीद रहे हैं, मान लो उनका डेट म्यूचुअल फंड है तो वो कम से कम 40-30 बॉन्ड फंड्स खरीदेंगे कि मान लो कोई बॉन्ड फंड डिफॉल्ट हो गया तो उतना आपके पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिसका आपका रेटिंग 5 से ऊपर का है उस पर आपका डिफॉल्ट रिस्क रहेगा, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, चाहे कुछ और। कॉन्सेप्ट क्लियर। लिक्विडिटी रिस्क मेजरमेंट 1 से 14 के बीच में होता है। यहाँ पे देख लो ट्रिपल रेटेड बॉन्ड जो है PSU SDLC जो है उसको 1 रेटेड किया गया है सेबी के द्वारा। सिंपल। यहाँ पे देख लो आपको मार्केट कैप के हिसाब से जो है आपका यहाँ पे रेटिंग दिया गया है, रिस्क रेटिंग। लार्ज कैप का 5 है, मिड कैप का 7 है और स्मॉल कैप का 9 है। एमफी जो है आपको डाटा पब्लिश करती है हर 6 महीने के बाद लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का। तो यहाँ पे आपका लार्ज कैप कोई स्टॉक है तो उसका वैल्यू 5 आएगा, मिड कैप है तो उसका वैल्यू 7 आएगा और स्मॉल कैप है तो उसका वैल्यू 9 आने वाला है। अब नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे देख लो अगर किसी भी सिक्योरिटी का अगर उसका जो पास्ट 2 ईयर्स का प्राइस है लेस देन वॉलेटिलिटी जो है उसका लेस देन 1% का है तो उसका वॉलेटिलिटी वैल्यू जो है 5 का है। अगर ग्रेटर देन 1% का है तो उसका जो वॉलेटिलिटी वैल्यू है वो 6 का है। सिंपल है। एवरेज इंपैक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इंपैक्ट कॉस्ट का मतलब सिंपल टर्म में समझो, अगर आप सिक्योरिटीज बाई करते हो और सेल करते हो, मान लो कोई स्टॉक्स हो गया, उसको आप कितने कम प्राइस पे, कितने कम डिफरेंस में, बाइंग और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस में आप सेल करते हो। अगर मान लो आपको ITC 10 लाख क्वांटिटी सेल करना है तो जाहिर सी बात है ITC में वॉल्यूम है तो वहां पे आप 10 लाख क्वांटिटी इंस्टेंटली जो है बहुत कम प्राइस डिफरेंस पे, बाइंग एंड सेलिंग प्राइस डिफरेंस पे आप सेल कर सकते हो। लेकिन मान लो आपको MRF 10 लाख क्वांटिटी सेल करना है तो क्या ये पॉसिबल है कि वो 1 डे में 10 लाख क्वांटिटी सेल हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि MRF का वॉल्यूम ही जो है आपका 30,000-40,000 का डेली का होता है। तो वहां पे आपका इंपैक्ट कॉस्ट, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस ज्यादा रहेगा तो आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है ज्यादा पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इंपैक्ट कॉस्ट। अगर मान लो किसी सिक्योरिटी का इंपैक्ट कॉस्ट 1% से लेस का है मंथ में तो उसको वैल्यू दिया गया 5। 1 से 2% का कॉस्टिंग आता है आपको तो उसको 7 वैल्यू दिया गया है और 2% से ऊपर का कॉस्टिंग आता है तो उसको 9 वैल्यू दिया गया है। इसको बोलते हैं इंपैक्ट कॉस्ट और उसका जो रेटिंग है आपका 5, 7, 9 दिया गया है सेबी की तरफ से। अब यहाँ पे देखो RDITs है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और INVITs है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसका वैल्यू 7 दिया गया है। ये भी आपका जो है वेरी हाई रिस्कियर एसेट में आता है तो इसको आप सेफ मत मानना। ये आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और INVIT जो है वो वेरी हाई वाले में आता है। गोल्ड का वैल्यू 4 दिया गया, मतलब हाई से थोड़ा कम जो है उसका जो है रिस्क प्रोफाइल है। फॉरेन सिक्योरिटीज मतलब फॉरेन म्यूचुअल फंड्स हो गए, फॉरेन स्टॉक्स हो गए, अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसका जो है रेटिंग आपको 7 दिया गया है। अगर आप पैसे जो है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स वाले एसेट में आप रखते हो तो उसका वैल्यू जो है 1 है, मतलब ये लिस्ट रिस्कियर है। यहाँ पे जो है इन्वेस्टर को मेजर कैसे किया गया है, किसी भी इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट कैसा होना चाहिए। अगर आपका रिस्क वैल्यू इन द सेंस किसी फंड का रिस्क वैल्यू जो है 1 से नीचे का है और आपको जो है मोमेंटम बिल्कुल नहीं देखना अपने पोर्टफोलियो पे, डाउनफॉल बिल्कुल नहीं देखना, तो आप जो है लेस देन 1 वाला रिस्क प्रोफाइल जो भी होगा आपका लो वाले में आप जा सकते हो एसेट क्लास में, मतलब म्यूचुअल फंड्स में। अगर किसी का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो लो टू मॉडरेट है, अगर 2 to 3 के बीच में है तो मॉडरेट है, 3 to 4 के बीच में तो मॉडरेटली हाई है, 4 to 5 के बीच में तो हाई है और 5 से ऊपर है तो वेरी हाई है, मतलब इसमें वॉलेटिलिटी जो है, डाउनफॉल जो है बहुत ज्यादा रह सकता है। तो ये आपका जो है लो टू मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई और वेरी हाई का जो है रिस्कोमीटर है 1 से 2, यहाँ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से ऊपर जो भी होगा रेटिंग उसका 5 आएगा। तो सिंपल है। इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं चीजें आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, समझ जाओगे आसानी से। ये देखो, ये कोई म्यूचुअल फंड्स है,
जिसके फंड में जो है 10 सिक्योरिटीज है, मतलब 10 स्टॉक्स हैं, ABCDEFGHI तक के स्टॉक्स उसने ले रखे हैं, और हर का वेटेज जो है 10% का है। जैसे मान लो ये म्यूचुअल फंड से आपका, मैंने ग्रो से लिया हुआ है इसका इमेज आपका, HDFC बैंक का जो होल्डिंग है वो 10.7% का है, ICICI बैंक का जो होल्डिंग है वो 9.2% का है, इन्फोसिस का जो होल्डिंग है वो 7.1% का है, रिलायंस का जो होल्डिंग है वो 6.8% का है, एक्सिस बैंक का जो होल्डिंग है वो 5% का है। तो ये एक कोई फंड है जिसने इतने सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। ये भी एक कोई फंड है जिसने 10 स्टॉक्स में 10% ईच करके जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है। 9 स्टॉक्स शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टॉक्स हैं जिसमें 10% करके जो है आपको इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इसका मार्केट वैल्यू देखो, मैंने क्या बताया हुआ था आपको, ये चीज समझ गया आप, मार्केट वैल्यू, वोलेटिलिटी और इंपैक्ट कॉस्ट, इसको तीनों को मेजर करना है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए, ये कॉन्सेप्ट समझ गए, नेक्स्ट वाले स्लाइड में आते हैं। यहां पे देख लो मैंने क्या बताया था, अगर मान लो यहाँ पे आपका मार्केट वैल्यू है लार्ज कैप का कितना है 5, मतलब ए स्टॉक जो इसने बाई कर रखा होगा वो बाई कर रखा होगा लार्ज कैप, HDFC बैंक लार्ज कैप, ICICI बैंक लार्ज कैप, इन्फोसिस लार्ज कैप, रिलायंस लार्ज कैप, तो सबका वैल्यू जो है वो जाएगा आपका 5। तो जो भी आपके लार्ज कैप वाले 5 वाले आपके रेटिंग है वो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स है, 5 5 7 वाले जितने रेटिंग होंगे वो आपका मिड कैप वाला स्टॉक्स है, 7 7 7 7 5, मतलब ये जो जी है आपका वो लार्ज कैप स्टॉक्स है, और यहाँ पे 7H जो है वो आपका मिड कैप स्टॉक्स है, और यहाँ पे 9 दिया गया आई को, आई मतलब वो स्मॉल कैप स्टॉक्स होगा। तो एमफी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसके अंदर जो भी स्टॉक्स हैं उसके हिसाब से आपको जो है मेजरमेंट देना होगा। वोलेटाइल वैल्यू क्या है आपका, अगर किसी सिक्योरिटीज लास्ट 2 ईयर्स में जो है लेस देन 1% वोलेटाइल है तो 5 होगा या 6 होगा, तो यहाँ पे को 5 6 के हिसाब से जो है आपको रेटिंग दे गया है। इंपैक्ट कॉस्ट देख लो, यहाँ पे 5 5 7 7 7 7 है, 9 है, मतलब स्मॉल कैप का इंपैक्ट कॉस्ट हाई होता है, जाहिर सी बात है स्मॉल कैप में लिक्विडिटी कम रहती है, तो यहाँ पे 2% से ऊपर का जो है इंपैक्ट कॉस्ट है तो 9 आ गया, 1 से 2% का है तो 7 आ गया, और 1% से कम का है तो 5 आ गया है। तो ये चीज आप समझ गए। यहाँ पे आपका मार्केट कैप वैल्यू जो है कैसे निकालते हैं, वोलेटिलिटी वैल्यू कैसे निकालते हैं 5.8, और इंपैक्ट कॉस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं 6.3, आगे वाले स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ पे देख लो आप 10% का है आपका, यहाँ पे 10% मतलब कितना होगा 0.1 इंटू 5 प्लस 0.1 इंटू 5, ये आपको मल्टीप्लाई करते रहो मार्केट कैप से, इसको तो एट द एंड में वैल्यू आने वाला आपका 6.6। सेम आपको 0.1 इंटू 5, 0.1 इंटू 6, 0.1 इंटू 6, सिंपल यहाँ पे वोलेटिलिटी वैल्यू जो है निकल जाएगा 5.8, और यहाँ पे फिर से 0.1 इंटू 5, 0.1 इंटू 5 जो भी है इंपैक्ट कॉस्ट वैल्यू आपको निकालना है 6.6, 5.8, 6.6। आपको निकालना नहीं है बैठ के, मैं फिर से बता रहा हूँ ये आपके काम नहीं है, बस समझ जाओ क्या होता है। सिंपल एवरेज कर दो, तीनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड 3 कर दो, 6.2 आ रहा है आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ पे आपको आ रहा है 6.2। मैंने क्या बताया हुआ था आपको, नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा हूँ। अगर आपका रेटिंग 5 से ऊपर का है, 5 से ऊपर का मतलब वेरी हाई है रिस्क एपेटाइट आपका, तो जो भी रेटिंग आप वेरी हाई देखना, जो भी यहाँ पे वेरी हाई रहेगा वो समझ लेना मेरा जो स्टॉक्स है वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, या फिर जो है ऐसे एसेट में डाला गया है जहाँ पे जो है वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, अपसाइड डाउन से ज़्यादा हो सकता है, तो ये आपके लिए समझना होगा कि यहाँ पे रिस्क आपका हाई है। अगर आप इन्वेस्टर बहुत ही कंजर्वेटिव हो, डाउनफॉल नहीं देखना या फिर बहुत कम डाउनफॉल देखना है, तो हाई वाले एसेट क्लास में आपको एंट्री नहीं करनी है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए आपको हाई, वेरी हाई, मॉडरेटली हाई, मॉडरेट, लो टू मॉडरेट और लो, इसलिए रेटिंग जो है दिया गया है सेबी की तरफ से कि जो भी आप एसेट क्लास चूज करते हो वहां पे आप रेटिंग देख लो। अगर आप मॉडरेट हो या बहुत कम आपको डाउनफॉल देखना है तो आप इस दोनों के बीच में जो है चूज कर सकते हो। आप ऐसा नहीं चूज कर सकते सर स्मॉल कैप तो 25% CAGR रिटर्न दिया लास्ट 10 ईयर्स में SBI स्मॉल कैप, और आप बोल रहे हो मुझे यहाँ पे लो वाले में इन्वेस्ट करने के लिए जहाँ पे 5% रिटर्न है। आपको डाउनफॉल नहीं देखना तो आपको लो वाले में ही रहना है, हाई वाले में नहीं आना। सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका। तो समझ गए कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वाले स्लाइड में आते हैं। यहाँ पे देख लो, सिंपल बता दिया मैंने आपको, ये आपका लार्ज SBI लार्ज एंड मिड कैप स्मॉल कैप फंड है, और इसका रिस्कोमीटर देखो वेरी हाई है। वेरी हाई का मतलब क्या हुआ, इसका रेटिंग 5 से ऊपर का होगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में, चीजें आप समझ जाओगे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सर आपको जो है, आपको अगर आप बहुत ही लेस रिस्क एपेटाइट हो, मतलब डाउनफॉल नहीं देखना, तो वेरी हाई रिस्क में नहीं आना। मैंने SBI स्मॉल कैप का एग्जांपल दिया था आपको कि SBI स्मॉल कैप लास्ट 10 ईयर्स में 25% CAGR रिटर्न दी है आपको। लेकिन मान लो अगर आप इन्वेस्टर जो है बहुत ही कंजर्वेटिव हो, डाउनफॉल बिल्कुल नहीं देखना आपको पोर्टफोलियो पे, आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है और आप पहली बार मार्केट में आ रहे हो, तो यहाँ पे देख लो 28 फेब को जो है इसका जो NAV था स्मॉल कैप का वो था 57.5 का। ठीक एक महीने के बाद जो है कोविड आया हुआ था, 24 मार्च को जो है इसका NAV 38.05 का जो है लो गया है। मतलब क्या हुआ, विद इन 1 मंथ जो है आपका डाउनफॉल 34% का दिखा रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको ये चीजें देखने में, ठीक है,
आपको अलग लगेंगी, हाँ मैं डाउनफॉल देख सकता हूँ 34% का, मैं डाउनफॉल देख सकता हूँ 50% का। लेकिन मान लो अगर आपका 1 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टेड है और उस समय सिनेरियो ऐसी बन रही है, तो आपको उस समय जब तक आप चीज़ें क्लियर नहीं है आपके माइंड में, जब तक आप चीज़ें समझ नहीं रखे हो, उस समय आपके इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। आपको विद इन 1 मंथ जो है आपका स्टॉक्स मान लो 1 CR का इन्वेस्टमेंट होता तो 34 लाख रुपीज़ का लॉस दिख रहा होता एट द टाइम ऑफ 24 मार्च 2020। अभी का NAV चल रहा है 111.17। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस की बात है। अब अगर आपको चीज़ें समझ में आती है, अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है, इसीलिए वेरी हाई वाले में क्या बोला मैंने, 10 ईयर्स का टाइम फ्रेम है आपके पास, तो आप उस रिस्क को, इस रिस्क मतलब इस वोलेटिलिटी को जो है आप मिटिगेट कर सकते हो टाइम से। अगर आपके पास मान लो 10 ईयर्स का टाइम फ्रेम है, तो 1 महीने के लिए 34% नीचे दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करने का है। आपको पता है फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर मेरे स्टॉक्स को जो है वो कम से कम जो है 20-30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। तो मान लो 1-2 स्टॉक्स इंपैक्ट करती भी है, या फिर मान लो जैसे अदानी का हो गया स्टॉक्स आपका, जैसे येस बैंक का स्टॉक हो गया आपका, मान लो 1-2% इंपैक्ट करती भी है, तो आपका 3% 2% होल्डिंग है उस पोर्टफोलियो में, तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये आपको समझ तभी आएगा जब आपके पास टाइम होगा कि आपके पास 10 ईयर्स का टाइम फ्रेम है और उसको आप छोड़ सकते हो, तभी जो है आपका रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में बनता हुआ दिखेगा। अगर 34% लॉस है, 1 CR का इन्वेस्टमेंट है आपका, और आप बहुत ही लो वाले इन्वेस्टर हो और आपने इन्वेस्ट कर दिया वेरी हाई वाले में, ठीक है, और आपको समझ नहीं है, तो आप जब 34 लाख रुपीज़ लॉस दिखेगा उस समय आप पैनिक हो सकते हो, आप लॉस बुक कर सकते हो और आप जो है मार्केट को छोड़ सकते हो हमेशा के लिए। तो चीज़ें से भी जो है डिज़ाइन अच्छा किया गया है कि आप कैसे इन्वेस्टर हो, पहले आप लो से स्टार्ट करें या फिर लो टू मॉडरेट से स्टार्ट करें, फिर 1 साल के बाद मॉडरेट पे आ जाएं, फिर 3 साल के बाद मॉडरेट हाई पे चले आएँ, फिर उसके बाद 3 साल के बाद 5 साल तक हाई पे रहें, और 5 साल के बाद आपको मार्केट समझ में आ जाएंगी, मार्केट कैसे वर्कआउट करती है, फिर आप वेरी हाई खेलें। आप जो भी खेल सकते हैं, क्योंकि आपको मार्केट की समझ उतने टाइम तक चली आएंगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट हाई, हाई वेरी हाई क्यों बनाया गया है और ये किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए है, तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सबको दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 34% अगर नीचे आता है तो इन्वेस्टर कैसे पैनिक करेगा, ये आ सकता है, ये 34% भी नीचे आ सकता है, ये 50% नीचे आ सकता है, ये 70% भी नीचे आ सकता है, डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस कैसी है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं देखनी है तो आप जो है धीरे धीरे करके मार्केट में आए और धीरे धीरे करके अपने एसेट्स को आप इंक्रीज करें, टाइम के साथ मार्केट समझ जाए, फिर जो है आपको दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।